लड़ते भी हैं तो झोटा झोटी कीजिए ना जी। बात से काहे लड़ते हैं, लात से लड़िए। चलिए, क्या हाल चाल है। यहाँ पे लाल बहादुर यादव लिख रहा है, सर हम लोग से कुछ बात कीजिए। बताइए क्या दिक्कत है आपको। बात करने से कुछ होता है? बात करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा देर कमेंट रहने दीजिएगा। लाल बहादुर जी, आपको जो बात है, जो हमसे बोलना है, आप बोलिए, हम आपका जवाब देंगे। बाद बाकी इधर पढ़ाते हैं। कमेंट रहने दीजिएगा, वो बात करना चाहता है हमसे, तो कीजिए ना बात। हम तो है ही हैं आप ही लोग के लिए, समझे। चलिए, अब हल्ला नहीं करना है। अब समझिए, ये चैप्टर जो है समझने वाला ज्यादा है, याद रखने वाला कम है। मोहम्मद समीम जिन्ना ऐसा कुछ नहीं था, हल्का ही था। टिप्स बताइए जिससे याद हो जाए। हे भगवान, भर दिन तो टिप्से बताते रहते हैं। हम लोग का टेस्ट में मजा नहीं आता है टेलीग्राम पर। टेस्ट में मजा नहीं आता है। अब टेस्ट देने में क्या मजा आएगा? अब टेस्ट देने में मजा आएगा? हे भगवान, जब टेस्टों देने में, पढ़नेयों में मजे आने लगेगा तो सब ना पढ़ने लगेगा, सब ना टेस्ट देने लगेगा। तो पढ़ाई में मजा मत खोजिए। चंदन बिंद जी, दिल खुश हो जाता है। चलिए ठीक है, और बताइए। चलिए मुकेश जी, धन्यवाद आपका। जो आप बोले हैं वही मेरे तरफ से आपको बोला गया है। सेम टू यू। रंजीत जी आइए, दे देंगे शर्ट, क्या दिक्कत है। हाँ, खेताने मार्केट से लिए। सर पीडीएफ एक बार डाल दीजिए ना, दिक्कत होता है। अरे जानते हैं बात क्या है कि बनबे नहीं किया है। नया नोट जो है ना बना रहे हैं, जैसे जैसे बना रहे हैं। केमिस्ट्री का नोट भी आप देखे होंगे, बिट्टू सर बना रहे हैं, दे रहे हैं। हिस्ट्री का नोट भी हम बना रहे हैं, दे रहे हैं। तो पूरा बना ही नहीं। अगर बन जाता ना तो देने में कोई दिक्कत नहीं था। जो टेस्ट नोट टू 10 उसको टेलीग्राम पे सेट डाल दी। नहीं नहीं, उसको टेलीग्राम पे कैसे डाल देंगे? सब चीज टेलीग्राम पे डालने लायक नहीं होता है वो। बात मानिए ना आप। मन्नू कुमार, शुक्रिया आपका। वो टेलीग्राम पर जो 99 नंबर लाता वो सब चोर है। टेलीग्राम पर देखिए, आपको 80 प्लस वाला चोर है, 80 या उसके आसपास वाला ठीक ठाक है। ठीक है, गांव में पीडीएफ निकालने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ श्रुति साक्षी जी, दिक्कत तो होता होगा, बहुत पैसा भी आपसे लेता होगा। सर आपको कल मेरीन ड्राइव पे देखे थे। वाह महाराज, झूठों से हमको कहीं देख लेता है। मेरीन ड्राइव पर जाने का फुर्सत है जी ना? बहुत दिन पहले गए थे, दशहरा के टाइम में गए थे, हमको लगता है दशहरा के टाइम में गए थे। दशहरा, हाँ दशहरा में गए। चलिए अब बात हो गया। अरे महाराज, जो करवा रहे हैं वो पढ़िए ना हो। यस सर, बहुत ज्यादा। हाँ पैसा लेता होगा वो गांव वाला सब। तो ऐसा कीजिए ना, महीना दिन में जो है ना, एक महीना में एक बार पटना आ जाइए, हमसे मिल भी लीजिए, और पीडीएफ भी अपना लेकर के सब चीज चले जाइए। समझे क्या जी? है पूरे बिहार में कहीं से पटना आने जाने में मुश्किल से 300 से 400 रुपया खर्चा होगा। खाइएगा पीजिएगा तो मैक्सिमम 500 रुपया। बाय ट्रेन, बस नहीं, बाय ट्रेन। बस से तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बाय ट्रेन की बात हम कर रहे हैं। किसी का असर नहीं है जी।
रेडीमेड है। आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा, आप कहां से जवाब देंगे? पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने दीजिए। पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? ऐसा मेरा अपना मानना है। पर्सनल है जो वो पर्सनल है, आप भी पर्सनल को पर्सनल बना के रखिए, ज्यादा बेटर होगा। अच्छे लोग पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक नहीं करता है, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं वही सार्वजनिक करता है। ऐसा मेरा अपना मानना है। दुनिया का क्या मानना है हमको नहीं पता। सर आप एकदम मिलने आइए। ऑनलाइन वाला लोग सब मिलने नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन वाला मिलने आता है तो बड़ी अच्छा लगता है, समझे? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई आता है ना ऑनलाइन, सर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, नोट लेने और मिलने आए हैं, तो दिल बाग बाग हो जाता है मेरा। लगता है कि ना कोई तो हमसे मिलने आया, ऐसे तो कोई मिलने आता है नहीं, समझे? आ जाइए अब हटाइए कमेंट, अब बहुत बात कर लिए। चलिए अब पढ़ते हैं, अब हो गया। तो जो चौथा चैप्टर है हम लोगों का, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। पिछले क्लास में कुछ बातों की चर्चा हमने आपके साथ की थी। सीरियल की भांति पिछले क्लास की चीजों को 1 मिनट में रिकैप करते हैं और फिर वहां से चीजों को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिए आपको जो है थोड़ा इसको यहां पे कीजिए ना, थोड़ा सा जो है बोर्ड के सामने रहेगा। अरे दिखेंगे ना, अरे सामने में तो है महाराज, ठीक है? आराम से चाहे गिर जाएगा। आराम से चाय हटा दीजिए, थोड़ा और इधर कीजिए, थोड़ा और कीजिए। अभी चाहिए गिरता ना, देखिए हम कितना भविष्यवाणी जानते हैं, देख लिए। हाँ, तो आप विश्वास कीजिए, बाबा वाला गुण आ रहा है। अब तो ऑनलाइन भी दिख रहे होंगे क्या जी? देख लीजिए, ऑनलाइन दिख रहे हैं ना। जीवन के अंतिम चरण में बाबे बनेंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आ जाइएगा, ठीक है? चला बना लेंगे आप लोग को। आप लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाइएगा। बाबा का चेला सब क्या करता है? हाँ में हाँ मिलाता है और कुछ नहीं करता है। तो ये आप लोग भी हाँ में हाँ मिलाइएगा, तब चेला बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। विरोध कीजिएगा तो चेला बनाने से क्या फायदा? आइए समझिए। देखिए ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है ना, जब भारत आया था तो उसका उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित कर लिया, तब अंग्रेजों का लक्ष्य यह हो गया कि भारत को कितना अधिक से अधिक लूटा जाए और भारत को अधिक से अधिक लूटकर अपने मातृ देश ब्रिटेन को अधिक से अधिक मुनाफा पहुंचाया जाए, लाभ पहुंचाया जाए, फायदा पहुंचाया जाए। देखिए एक टर्म आता है साम्राज्यवाद और एक टर्म आता है उपनिवेशवाद। एक टर्म है साम्राज्यवाद
और एक टर्म है उपनिवेशवाद। जैसे जो सिक्का होता है, सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड और टेल जिस प्रकार से सिक्का के दो पहलू हैं, उसी प्रकार से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का के दो पहलू हेड और टेल, यानी हेड और टेल दोनों सिक्का में ही है, उसी प्रकार से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहां पर एक बात है साम्राज्यवाद और एक बात है उपनिवेशवाद। तो किताबी भाषा में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, और देखिए ये चैप्टर जो है जब हम बोल देंगे ना कंप्लीट हो गया, तब आप इस चैप्टर के नोट को पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर अभी आप इस चैप्टर के नोट को पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जितना पढ़ाए हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सब चर्चा किए थे। ये सब बात तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये सब बात याद है या नहीं है? हाँ, याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। समझाते हैं, फिर याद करवा देते हैं, फिर घर पे बोलते हैं पढ़ने के लिए, फटियाते हैं, कूटते हैं। इतना करने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है, समझे? तो इसलिए भारी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पढ़िए, क्या कहेंगे, हम ज्यादा थोड़े कुछ कहते हैं, बस पढ़िए और कुछ मत कीजिए। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब पहली बात, साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, और दूसरी बात उपनिवेशवाद क्या है। साम्राज्यवाद, इस शब्द का प्रयोग तीसरा चैप्टर में भी जगह जगह और बार बार हमने आपके साथ किया था, लेकिन उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग हम आपके साथ नहीं किए हैं। देखिए, जब कोई देश या जब कोई राजा, जब कोई देश या जब कोई राजा या जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली शासक एक दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण कर उसको जीत लेता है और उसको जीत कर उसे अपने अधीन कर लेता है, यही साम्राज्यवाद कहलाता है। मतलब आसान भाषा में कहे तो अगर आप अपने भाई का मर्डर करके उसका जमीन हड़प लिए, आप साम्राज्यवादी हो गए। ऐसा कीजिएगा नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत बात, ठीक है। तो जब ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश माना जाता है। ब्रिटेन इसलिए साम्राज्यवादी देश माना जाता है क्योंकि ब्रिटेन ने युद्ध के माध्यम से अलग अलग देशों पर आक्रमण कर वहां के शासक को पराजित कर उस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इसलिए ब्रिटेन को साम्राज्यवादी कहा जाता है। तो ब्रिटेन ने जो अपनी नीतियों के तहत अपने युद्ध के तहत युद्ध करके, युद्ध के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों पर अपने शासन को स्थापित किया, अपने शासन को स्थापित किया। यही तो साम्राज्यवाद कहलाता है।
ब्रिटेन के द्वारा किसी क्षेत्र को जीता जाना साम्राज्यवाद है। वही ब्रिटेन ने जिस क्षेत्र को जीता, उस क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया ताकि मातृ देश को फायदा पहुंचाया जा सके, ताकि मातृ देश को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी जब कोई साम्राज्यवादी देश अपने मातृ देश को फायदा पहुंचाने के लिए अपने जीते गए क्षेत्रों पर अपनी नीतियों को लागू करके अपने मातृ देश को लाभ पहुंचाता है, यही उपनिवेशवाद कहलाता है। यही उपनिवेशवाद कहलाता है। आसान भाषा में इसको कहे तो आसान भाषा में इसको यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने जो भारत को जीता, यह साम्राज्यवाद हुआ। और ब्रिटेन ने ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत में जो अपनी नीतियां लागू की, उन नीतियों के तहत भारत का जो आर्थिक शोषण किया, यही उपनिवेशवाद कहलाया। यही उपनिवेशवाद कहलाया। समझे? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ जाइएगा। एक बार फिर से बोलें। ब्रिटेन भारत को जीता, हां या ना? हाय। ब्रिटेन भारत को जीता, यह साम्राज्यवाद। यह क्या? अब एक बात बताइए, ब्रिटेन भारत को जीतने के बाद, ब्रिटेन भारत को जीतने के बाद ब्रिटेन को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु, ब्रिटेन को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु रैयतबारी बंदोबस्त, महालबारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब तमाम प्रकार की नीतियां लागू करके, तमाम प्रकार की नीतियां लागू करके ब्रिटेन को फायदा पहुंचाया। यही उपनिवेशवाद कहलाता है। यही क्या कहलाता? उपनिवेश। उपनिवेश। बात समझ में आया? धीरे धीरे और आप समझेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। अब आपको जिस प्रकार से आपने अस्थाई बंदोबस्त को जाना, महालबारी बंदोबस्त को जाना, रैयतबारी बंदोबस्त को जाना, उसी प्रकार से इन बंदोबस्त से इतर कुछ और भी बंदोबस्त है, कुछ और भी प्रथाएं हैं जो कृषि से संबंधित है। एक है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा। दूसरा है ददनी प्रथा। देखिएगा तो ये सब नोट में है कि ना है? देखिएगा तो। और तीसरा है तिनकठिया प्रथा। तीसरा है तिनकठिया प्रथा। तीसरा है तिनकठिया प्रथा। नहीं भी है तो हम हैं ना जी। कुछ हो या ना हो, हम आपके जीवन में हैं, आप ठीक है। समझे? समझिए। अब सबसे पहले दुबला हाली प्रथा, छोड़िए ना नोट, समझिए ना, समझिए समझिए। ये हो गया पानी लेने के लिए, मतलब वो सुनिए नहीं रहा है, वो समझिए नहीं रहा है। आज जबकि हम आते हुए बोले ये चैप्टर समझने वाला ज्यादा है, तब पर भी आप लोग नहीं समझते हैं। समझे? तो खैर मेरा क्या लीजिएगा, मेरा थोड़े कुछ लीजिएगा, मेरा तो कुछ नहीं लीजिएगा। हानि अंततः आप ही को होगा। समझे? तो इसलिए समझिए, जो बोले उस पर गौर किया कीजिए। भा महाराज मतलब गौर नहीं करते हैं। दुबला हाली प्रथा, जो दुबला हाली प्रथा है,
दुबला हाली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। दुबला हाली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। बंधुआ मजदूरी से है। अब कहिएगा बंधुआ मजदूरी क्या है? देखिए, वैसी व्यवस्था जिसमें दास या गुलाम अपना और अपनी संपत्ति का मालिक अपने स्वामी को मानता है, उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। तो जो बंधुआ मजदूर अपना और अपने संपत्ति का मालिक अपने स्वामी को मानता है, उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। और बंधुआ मजदूरी से ही दुबला हाली प्रथा संबंधित है। दुबला हाली प्रथा संबंधित है। और इस प्रकार की प्रथा खास तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, खास तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, यह भारत है, भारत का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। भारत के पश्चिमी भाग के अंतर्गत गुजरात है। गुजरात में सूरत है। सूरत जो है आपको नर्मदा नदी के तट पर है। सूरत में खास तौर पर यह दुबला हाली प्रथा प्रचलित था। सूरत में सूरत ताप्ती, नर्मदा बोल दी, नहीं सॉरी ताप्ती, सॉरी ताप्ती, सूरत ताप्ती नदी, सॉरी सूरत ताप्ती नदी। आप जब क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि दुबला हाली प्रथा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाता सूरत। इसका उत्तर क्या हो जाता? समझ पा रहे हैं आप? एक बार फिर से इसको समझाते हैं, फिर से समझा दें कि समझ गए? देखिए, नहीं समझे हैं फिर से समझिएगा। देखिए, आपको जो है भारत में दास प्रथा क्या? यानी मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था, मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था उसी को दास प्रथा कहा जाता था। मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? दास प्रथा कहा जाता था। दास प्रथा कहा जाता था। तो जो दास या जो गुलाम होता था ना, गुलाम जो है, पश्चिमी भारत के गुलाम, पश्चिमी भारत के जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, वो जो है यह मानते थे हमारा मालिक ही हमारा सब चीज है, हमारा मालिक ही हमारे लिए भगवान है और हमारी संपत्ति पर भी हमारे मालिक का ही अधिकार है। उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बंधुआ मजदूर कहा जाता है। और बंधुआ मजदूर से ही संबंधित है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा यानी दुबला हाली प्रथा मतलब वैसे दास, वैसे गुलाम जो अपना और अपनी संपत्ति सब चीज का मालिक अपने मालिक को ही मानता था। इस प्रकार की जो चीजें प्रचलित थी, इसी को दुबला हाली प्रथा कहा गया। इसी को क्या कहा गया? दुबला। तो यहां से दो बात याद रखना है। दुबला हाली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूर से है और दुबला हाली प्रथा भारत के कौन भाग में? पश्चिमी भाग में। और स्पेसिफिक शहर पूछेगा तो क्लियर। इसके बाद अगला है ददनी प्रथा। अगला क्या है? ददनी प्रथा। देखिए, अंग्रेज जो है ना बड़ी तेज था। अंग्रेज बड़ी तेज था। तब तो विश्व के अधिकतर देश पर कब्जा कर लिया। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान, अमेरिका। किया कि नहीं किया? तेज था तब ना। अगर तेज नहीं होता तो अंग्रेज इतना बड़े क्षेत्र को जीत पाता जी? हाय, आप तेज होइएगा तभी ना 80 को 90 को क्वेश्चन बनाइएगा जी। आप भूसकोल होइएगा
यानी कमजोर होइएगा, 10 गो बनाइएगा, 12 गो बनाइएगा, 15 गो बनाइएगा, 20 गो बनाइएगा, 25 गो बनाइएगा, 30 गो बनाइएगा, उससे ज्यादा थोड़े बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो अंग्रेज बड़ी तेज था। तो अंग्रेज जो है क्या करता था, समझा रहे हैं ददनी प्रथा। क्या समझा रहे हैं? ददनी प्रथा। अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज भारत के कृषक, भारत के कृषक मजदूरों को, यानी जो खेती करता था, जो फसल उसल का उत्पादन करता था, खाद्यान्न फसल का, वाणिज्यिक फसल सब का उत्पादन करता था, कृषक मजदूर किसान सब, उसको फसल उत्पादित करने के लिए अग्रिम ऋण देता था, अग्रिम ऋण देता था। और कृषक मजदूरों की मजबूरी थी कि उसको ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि कृषक मजदूरों के पास इतना भी, कृषक मजदूर इतना भी आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होता था कि उसके पास इतना भी आर्थिक शक्ति हो कि वो खेती कर सके अपने खेत में। मतलब समझिए, किसान, किसानी का पेशा, किसानी का व्यवसाय घाटा का व्यवसाय माना जाता है, घाटा का व्यवसाय माना जाता है। अगर किसानी का व्यवसाय मुनाफा का व्यवसाय होता, हर कोई किसान ही होता, और किसान अपने बाल बच्चा को पटना पढ़ने के लिए नहीं भेजता। अगर किसानी में मुनाफा होता तो किसान कहता किसानी में मुनाफा हो रहा है, हम किसान है, तुम भी किसान बनो, काहे तुम 5,000 10,000 लेकर के पटना में मजा मारेगा। अधिकतर विद्यार्थी तो पटना में मजे मारता है, ठीक है, अरे सही बताने हम आपको, लगभग आप मान के चलिए, देखिए पानी लेने के लिए गया, कब आया अब इसका तो सब चीज खत्म। चलिए कोई बात ना है, आ गया, नहीं वही बड़ी बात है। हाँ सही बोले आपको तो हम नानी याद दिला देंगे। चश्मा में पावर है, पावर है। हाँ सुनिए, तो बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनके पास भूमि होता है, लेकिन उस भूमि में जो है फसल लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। तो इसमें, इस स्थिति में किसान अपने गांव के महाजन या सूदखोर से, अपने गांव के महाजन या सूदखोर से सूद पर पैसा उठाता है, और सूद पर पैसा उठा करके उस पैसा की मदद से खेत जुतवाता है, ट्रैक्टर से खेत में फसल लगवाता है, खाद पानी डालता है, तब जाकर जब फसल उत्पादित होता है तो उस फसल को बेच करके किसान, जो सूदखोर या महाजन से पैसा लिया होता है किसान, उसको जाकर अदा करता है। ये बात तो समझ रहे होंगे आप कि इहो नहीं समझते? ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो समझते होंगे, और ऐसे कौन बड़ी बात है इसमें, जो किसी भी पृष्ठभूमि से होंगे तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से जब अभी के किसान का ई हाल है, तो ब्रिटिश काल में तो किसानों का दुर्दशा होइल था। किसान के पास किसान इतना भी आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं था कि वो अपनी आर्थिक शक्ति के बदौलत अपने खेत में फसलों को लगा सके। तो
तो इसलिए किसान अपने खेत में फसलों को लगाने के उद्देश्य से अंग्रेजों से अग्रिम ऋण लेता था और अंग्रेज भी देने के लिए तैयार रहता था। अंग्रेज कृषकों को अग्रिम ऋण दे देता था, लेकिन देते समय ही लिखा लेता था कि ई फसल इतने दाम में हम लेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो ये जो अंग्रेज किसानों को अग्रिम ऋण देकर किसानों से कम दाम पर किसानों के वस्तु को खरीद लेता था, इसी को ददनी प्रथा कहा गया। इसी को ददनी प्रथा कहा गया। कुछ समझ में आया? आ गया होगा। अब इसके बाद है तीन कठिया प्रथा। ये तो आप जानते होंगे। जो तीन कठिया प्रथा है बिहार के चंपारण में लागू था, और इस तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत जो अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार बिहार के चंपारण के किसानों को कहा करता था, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना होगा। अगर आप 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती नहीं करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना होगा, उसके अकॉर्डिंग कर देना होगा। और नील की खेती करना किसानों के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता था, और नील की खेती करना किसानों के लिए इसलिए मुनासिब नहीं समझा जाता था क्योंकि इसके कई कारण थे। क्योंकि पहला कारण, नील का एकमात्र खरीदार था अंग्रेज, जिस कारण उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। दूसरा, कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी। तीसरा, भारतीय नील की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम हो गई थी। चौथा, नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। ये तमाम कारण है जिस वजह से किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती चंपारण के किसानों से 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करवाई जाती थी। इसी को तीन कठिया प्रथा कहा गया। और इसी तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह का आयोजन करवाए, और उस चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त करवाया। तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर। और जानते हैं, नील की खेती करने वाले किसानों, नील की खेती करने वाले किसानों की बड़ी दुर्दशा थी, बड़ी खराब स्थिति थी नील की खेती करने वाले किसानों की। नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा, जो 2 लड़की बतिया रहे थे, खड़ा हो जाइए दोनों जल्दी से, नहीं तो हम तो देखिए लिए, हम तो खड़ा करिए देंगे। जो आंख मरोड़ रहे हैं, ठीक है, खड़ा हो जाइए उधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां बेंच, चौथा और 5वां लड़की, सॉरी 5वां और 6ठा लड़की, 5वां और 6ठा लड़की, खड़ा हो जाइए दोनों। एगो चश्मा वाली, एगो मुंह पे हाथ रख ले हैं, खड़ा हो जाइए, 5 मिनट खड़ा रहे। हाँ, मास्क भी पहनी हुई, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा। ऐसे आप लोग नहीं समझिएगा। और जब तक आप भी, आप कोनो स्पेशल थोड़े हैं कि आपको नहीं खड़ा करेंगे। हाँ, चलिए खड़ा रहिए 5 मिनट। जब बोल दिए हैं, समझने वाला है समझिए, फिर भी वही हाल। और उठा करके क्वेश्चन पूछे हैं, आज तक कभी नहीं जवाब दिए हैं। खड़ा रहिए 5 मिनट आराम से। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसलिए बन गए क्योंकि मोदी जी अनुशासित है।
और आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। नहीं, अगर आप अनुशासित नहीं है आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, समझे? तो ये पनिशमेंट है, 5 मिनट खड़ा रहिए आराम से, ताकि आगे से बात ना करें। और क्लास का ये मिसाल बनेगा कि बतियाएंगे तो खड़ा हो जाएंगे, और लड़का लोग को डेस्क पे हम खड़ा करवाएंगे। तो अब समझिएगा आप, नील की खेती करने वाले किसानों की जो दुर्दशा है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम दीनबंधु मित्र ने अपनी पत्रिका नील दर्पण में किया है। अपनी पत्रिका नील दर्पण में किया है, नील दर्पण में किया। इतना बात समझ में आया? देखिए, अगर हम अंग्रेजों की बात करें, तो अंग्रेज ना चाहते हुए भी भारत का विकास कर गया। कहिएगा कैसे? यातायात में सुविधा हो, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके, इसको लेकर अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत में जितना किलोमीटर में रेलवे पटरी का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, आजादी से लेकर आज तक उतना किलोमीटर में अभी तक भारत के लोगों ने भी रेलवे पटरी का विस्तार, भारत की सरकार ने भी रेलवे पटरी का विस्तार नहीं किया है। तो ना चाहते हुए भी अंग्रेजों ने कच्चे माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगम रूप से आवागमन हो सके, इसको लेकर अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया। और अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने भारत में उद्योग भी लगाए, कारखाना भी लगाए। देखिए, शुरुआती दौर का जो अंग्रेज था, मतलब 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय जो अंग्रेज भारत आया था, वो भारत में फैक्ट्री उक्ट्री नहीं लगाया था, वो भारत में कारखाना उरखाना नहीं लगाया था। वो सबका कारखाना तो गोदाम हुआ करता था। लेकिन जब 1757 के पलासी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया, तब जाकर अंग्रेज भारत में कारखाना सब लगाना शुरू किया था, उद्योग लगाना शुरू किया था। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे के विकास के साथ साथ उद्योगों का भी विकास किया। लेकिन क्या अंग्रेज कभी यह सोचकर रेलवे का विकास कर सकता था कि इससे भारतीयों को फायदा हो जाए? ना। जानते हैं, अगर अंग्रेज को यह लगता कि रेलवे के विकास करने से भारतीयों को फायदा हो जाएगा, अंग्रेज कभी रेलवे का विकास नहीं करता। लेकिन उसको लगा तो इससे तो मेरा व्यापार ठीक ठाक होगा, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंच जाएगा, इससे मेरा व्यापार जो है और उन्नत हो जाएगा। इसको लेकर अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया। लेकिन जानते हैं, रेलवे ने भारत में वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं किया। रेलवे ने भारत में क्या किया? रेलवे ने भारत में क्या किया?
गाली दे रहे हैं वो, गाली दे रही थी वो लड़की वो। बैठा तो दिए, 5 मिनट में तो बैठाइए दिए। कल तो फाउंडेशन बेच में इससे भी कड़ा एक्शन लेते हैं। आधा घंटा खड़ा रखे थे कल, समझे। और जानते हैं मजे की बात यह है कि बतियाते हुए सब बैच में लड़कियां पकड़ा जाती, मतलब सच में दुनिया का 8वां अजूबा। 2 लड़की एक साथ बैठी हो और बात ना हो, दुनिया का 8वां अजूबा। तो आप लोग 8वां अजूबा में शामिल होइए, समझे। हाँ। चलिए सुनिए अब। हाँ क्या बोल रहे थे बताइए, वो झूठ मूठ का डिस्टर्ब कर दी भाई। देखिए, हाँ, भारत में रेलवे ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। क्या किया भारत ने रेलवे ने भारत में क्या किया? रेलवे ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। रेलवे ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। रेलवे ने भारत के लोगों के बीच भारतीयता का विकास किया। रेलवे ने तमिलनाडु के लोगों को यह समझाया कि आप भारत में हैं। बंगाल के लोगों को भी यह समझाया कि आप भारत में हैं, आप सभी भारतीय हैं। रेलवे ने भारत को भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर एकीकृत किया। रेलवे ने भारत के उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत के लोगों से जोड़ा। रेलवे ने पूर्वी भारत के लोगों को पश्चिमी भारत के लोगों से जोड़ा। रेलवे ने बहुत कुछ किया। रेलवे के विकास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की टिप्पणी की है। रेलवे के विकास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने भारतीय रेलवे को लेकर अलग अलग प्रकार की टिप्पणी की है। जैसे एक टिप्पणी अर्नाल्ड ने किया है, एक टिप्पणी अर्नाल्ड ने किया है। अर्नाल्ड विद्वान का नाम है। अर्नाल्ड नामक विद्वान ने भारत में रेलवे के विकास के ऊपर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके। अकबर और टीपू सुल्तान भारत को राजनीतिक तौर पर, पूरे भारत को राजनीतिक तौर पर एकीकृत नहीं कर सका, लेकिन रेलवे ने पूरे भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत कर दिया। यह स्टेटमेंट रेलवे के विकास को लेकर अर्नाल्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया। अर्नाल्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। एक बार फिर से आप सुन ले। अर्नाल्ड नामक विद्वान ने रेलवे के विकास को लेकर यह कहा है कि रेलवे ने भारत में वो कर दिखाया जो अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके। और अकबर और टीपू सुल्तान भारत को, पूरे भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत नहीं कर सका, लेकिन भारतीय रेलवे ने पूरे भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत कर दिया। फिर रेलवे का विकास एक टेक्नोलॉजी के तहत हुआ, एक टेक्निक के तहत हुआ। बिना टेक्नोलॉजी का रेलवे का विकास संभव थोड़े था, नहीं था। जानते हैं, अंग्रेज जब भारत में रेलवे का विकास कर रहा था ना, तो अंग्रेज वैश्विक स्तर पर यह अफवाह फैलाता था उन देशों में जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था,
वो कहता था देखिए भारत में मेरा शासन, हम विकास कर रहे हैं, आपके यहां मेरा न है, देखिए आपके यहां रेलवे है न है, तो आप हमारे अधीन आ जाइए, हम आपके देश में भी रेलवे का विकास कर देंगे। तो रेलवे के विकास के माध्यम से अंग्रेज अपने साम्राज्य का भी विस्तार करना चाहता था, जिसके मद्देनजर कार्ल मार्क्स नामक विद्वान ने यह कहा कि अगर किसी देश में कोयला और लोहा है, अगर किसी देश में कोयला और लोहा है तथा वहां पर अगर तकनीक को पहुंचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब समझिएगा, देखिए ब्रिटेन की सरकार भारत में रेलवे के विकास के साथ साथ यह भी कह रहा था कि हम भारत का तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, हम भारत का तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, भारत का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो इस पर व्यंग कसते हुए, इस पर कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर व्यंग कसा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर व्यंग कसते हुए कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि अगर कोई देश है, वहां पर लोहा और कोयला है, और वहां पर अगर तकनीक पहुंचा दिया जाता है, वहां पर टेक्नोलॉजी अगर कोई भी पहुंचा दे, किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी वहां चले जाए, तो उस देश के आधुनिकीकरण होने से नहीं रोका जा सकता है, उस देश का आधुनिकीकरण हो जाएगा। तो अंग्रेज ज्यादा इतराए नहीं कि हम भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं ना। कार्ल मार्क्स का मानना था कि भारत में लोहा और कोयला है, वहां पर कोई भी टेक्निक पहुंचाएगा तो उसका आधुनिकीकरण हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ी मजेदार टिप्पणी रेलवे के विकास पर बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक ने रेलवे के विकास पर तंज कसते हुए यह कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किया जाने वाला रेलवे का विकास, अंग्रेजों द्वारा भारत में किया जाने वाला रेलवे का विकास उसी प्रकार है जैसे दूसरे की सुंदर पत्नी की अलंकार को देखकर खुश होना है। दूसरे की पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी अच्छी हो, उससे आपको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जिसकी पत्नी है उसके लिए है सब चीज। तो मतलब बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था, बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि रेलवे के विकास से भारत के लोग इतराए नहीं कि अंग्रेज बहुत कुछ कर रहा है ना। वो रेलवे अंग्रेज की पत्नी है, उससे भारतीयों को कुछ लाभ मिलने वाला। तो रेलवे के ऊपर भले ही लाखों प्रकार की टीका टिप्पणी हो, लेकिन रेलवे के विकास ने भारत को निश्चित तौर पर आधुनिकीकरण की ओर धकेला और भारत को समृद्धशाली बनाया। भारत को समृद्धशाली बनाया। रेलवे के अलावे अंग्रेजों ने भारत में उद्योग का विकास किया। अंग्रेजों ने
सूती वस्त्र उद्योग भारत में लगाया। अंग्रेजों ने चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, ये तमाम उद्योग सर्वप्रथम भारतवर्ष के भीतर अंग्रेजों के द्वारा ही लगाए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा ही लगाए गए थे। मतलब हम यह बात कह सकते हैं कि भारत का जो औद्योगिक विकास है, भारत का औद्योगिक विकास कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में ही होना प्रारंभ हो गया था। भारत का औद्योगिक विकास कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में ही होना प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष में सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना 1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, लेकिन वह असफल रहा। कालांतर में जाकर 1854 में 1853-54 ईस्वी में या 1854 ईस्वी में मुंबई के भीतर काबसजी डाबर के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए, जो कि भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग है। फिर भारत में लोह इस्पात उद्योग, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर, फिर आगे उद्योग की चर्चा करेंगे। देखिए, आपको भारत, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने प्राचीन भारतीय इतिहास से इतिहास पढ़ा है। कपास से कपड़ा बनता है, हां या ना? हां ना? हां। कपास भारत का देशज पौधा है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। और जो हड़प्पा सभ्यता है भारत की पहली सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता काल से ही भारत सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। भारत हड़प्पाई काल से ही सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। भारत हड़प्पाई काल से ही सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को क्या बना दिया? अंग्रेजों ने भारत को विदेशी कपड़ों का घर बना दिया। आप नहीं समझे होंगे, हम समझाते हैं। देखिए, कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ। कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते थे। भारत हड़प्पा काल से ही सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख देश था और विश्व के सभी देश को सूती वस्त्र उत्पादन करके भारत ही भेजता था। विश्व के सभी देश को सूती वस्त्र भारत भेजता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आया तो अंग्रेजों ने सूती वस्त्र बनाने वाले सभी कच्चे माल, अंग्रेजों ने सूती वस्त्र बनाने वाले सभी कच्चे माल खरीद कर ब्रिटेन भेज दिया।
अब सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला सब कच्चा माल ब्रिटिश खरीद कर ब्रिटेन भेज दिया। अब भारत में सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला कच्चा माल है ये नहीं है, तो क्या अब भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन संभव हो पाएगा? नहीं। कच्चा माल ब्रिटेन चला गया, तो अब सूती वस्त्र का उत्पादन कहां होने लगा? ब्रिटेन में। कहां होने लगा? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। और इसलिए ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है मैनचेस्टर। कौन है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है जानते हैं? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। और विश्व का कोई भी देश जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, क्योंकि सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर। तो जब तक अंग्रेज भारत नहीं आया था तब तक भारत सूती कपड़ों का घर माना जाता था। जब तक अंग्रेज भारत नहीं आया था तब तक भारत सूती कपड़ों का घर माना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आया तो सब कच्चा माल ब्रिटेन लेकर चला गया और उस कच्चा माल के माध्यम से ब्रिटेन में सूती कपड़ा का उत्पादन किया और वो तो कपड़ा विदेशी कपड़ा हो गया और वो विदेशी कपड़ा भारत लाकर बेचा। भारत लाकर बेचा। इस घटना पर ही टिप्पणी करते हुए कार्ल मार्क्स ने यह कहा, कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि जो भारत सूती कपड़ों का घर होता था, कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि जो भारत सूती कपड़ों का घर होता था उस भारत को अंग्रेजों ने विदेशी कपड़ों का घर बना दिया। एक बार फिर से सुनिएगा। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि जो भारत पहले सूती कपड़ों का घर होता था उसे अंग्रेजों ने विदेशी कपड़ों का घर बना दिया। बात समझ में आया? आए? समझ रहे हैं? हाँ, कंसंट्रेट होकर के चीजों को सुनिए। देखिए चश्मा वाले आप शुरुए से ओंग रहे हैं, समझे? आप ही को बोल रहे हैं, एकदम नींद लग रहा है लेकिन फिर भी आंख तरार के ऐसे देख रहे हैं। तो चश्मा पहने हुए हैं तो ऐसा मत समझिए कि हमको दिखाई नहीं देता है, समझे? अभी आंख मेरा बड़ी तेज है। अब पीछे में क्या लड़का क्या करता है वो हमको पता है। वहां पर एगो मोबाइल चला रहा है, हम देख पा रहे हैं उसको लग रहा होगा कि मास्टर थोड़े देख रहा है। ठीक है, बहुत चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, समझे? और स्पेशली सीनियर सिटीजन के संदर्भ में नजरअंदाज कर देते हैं। समझ ही गए होंगे। और सब ठीक है? एक बार नोट दीजिए। थोड़ा सा कुछ चीज लिखाना है, देखना है आज जो बताएं उसमें क्या है, नोट में क्या ना है। कार्ल मार्क्स एक से बढ़कर एक टिप्पणी किया है, समझे? कार्ल मार्क्स यो हम ही बताएंगे। चलिए, लगता है ददनी प्रथा सब नहीं दिया है नोट में, ना है? आज लगता है बहुत चीज जो समझाए ना है, कुछ चीज है कुछ चीज ना है ना। लिखिए तो जल्दी से। कॉपी है ना जी आप लोग के पास?
कॉपी चेक करना था आप लोग का, हम तो भूल गए और कोई हमको यादों ने दिलवाया। हो गया चेक। लिखिए सब लोग, लिखिए तो जल्दी से। जल्दी लिखिए। दुबला हाली प्रथा, दुबला हाली प्रथा लिखिएगा। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। यह प्रथा मूलतः भारत के पश्चिमी भाग के अंतर्गत सूरत में प्रचलित था। सूरत में प्रचलित था। सूरत में प्रचलित था। सूरत में प्रचलित था। फुल स्टॉप। उसी में बंधुआ मजदूर, उस मजदूर को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। उस मजदूर को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। उस मजदूर को कहा जाता है जो अपना और अपने संपत्ति का मालिक, जो अपना और अपने संपत्ति का मालिक, जो अपना और अपने संपत्ति का मालिक अपने स्वामी को मानता है। जो अपना और अपने संपत्ति का मालिक अपने मालिक या स्वामी को मानता है। अपने मालिक या स्वामी को मानता है। अपने मालिक या स्वामी को मानता है। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। बंधुआ मजदूर एक प्रकार का दास हुआ करता था। दास हुआ करता था। ददनी प्रथा डैश देकर, अब आगे हेडिंग मारिएगा। ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा डैश देकर, ददनी प्रथा डैश देकर। यह एक ऐसी प्रथा थी, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज, जिसके अंतर्गत अंग्रेज 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 भारतीय कृषकों को अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाता था। 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 भारतीय कृषकों को अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाता था तथा
तथा तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पर, तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पर, तथा कच्चे माल अपने मन मुताबिक कम दाम पर खरीदता था। आगे 3 कठिया प्रथा हम लिखाएंगे ना, इसमें कुछ है ना, क्या लिखाएंगे, लिखिएगा। अर्नोल्ड ने कहा है कि, नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, अर्नोल्ड ने कहा है कि अर्नोल्ड ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया, भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया, भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया जिसे अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके। भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया जिसे अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके, जिसे अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक, भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। भारतीय रेलवे ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत किया। आगे बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास, भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास, भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया रेलवे का विकास उसी समान है जैसे दूसरों के पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना, जैसे दूसरों के पत्नी के जैसे दूसरों के पत्नी के अलंकार को, जैसे दूसरों के पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना, दूसरों के पत्नी के अलंकार को देखते हुए खुश होना। अगला पॉइंट लिखिएगा। कार्ल मार्क्स कहां का है जी? जर्मनी का है। दास कैपिटल किसकी रचना? कार्ल मार्क्स। और भी बहुत सारी रचना है, बहुत बड़े विद्वान थे कार्ल मार्क्स, समझिएगा। हाँ, वर्ग संघर्ष,
का नारा कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। हैं? तुगलक। और दुनिया के मजदूर एक हो। ओहो, लिखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो, अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो, अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो और उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, और उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, उस देश में तकनीक को पहुंचा दिया जाए, तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उस देश को आधुनिकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व के कपड़ों के घर को, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। विश्व के कपड़ों के घर को यानी भारत को, विश्व के कपड़ों के घर को यानी भारत को, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। आगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। फुल स्टॉप। समझे ये सब बात? हाँ, 1 मिनट में याद कर ले। आइए, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है? बंद हुआ? कहां प्रचलित था? ये कहां प्रचलित था? वैसी प्रथा जिसके तहत अंग्रेज भारतीय कृषकों को अग्रिम ऋण देता था और जिस फसल के उत्पादन को लेकर अग्रिम ऋण देता था उसको कम दाम पर प्राप्त करता था। ददनी तिनकटिया प्रथा कहां प्रचलित था? बिहार के। तिनकटिया प्रथा को समाप्त किसने करवाया? महात्मा। इसी को लेकर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सत्याग्रह? चंपारण ना। चलिए, भारतीय रेलवे ने वो कर दिखाया जो अकबर और
टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके। किसने कहा? किसने कहा है? किसने कहा है? अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो और अगर उस देश में तकनीक पहुंचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है। किसने कहा है? किसने कहा है? भारतीय रेलवे का अंग्रेजों द्वारा विकास किया जाना उसी समान है जैसे दूसरों के पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। किसने कहा है? बाल गंगा। किसने कहा है विदेशी कपड़ा के किसने कहा है विदेशी कपड़ा के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है? किसने कहा है? किसने कहा है बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफेद हो गई? लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया, अंग्रेजों ने भारत में उद्योग का विकास किया है? अच्छा, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की चर्चा कौन साहित्य में है? नील। नील। नील दर्पण के रचयिता। नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु। दीनबंधु मित्र ना। चलिए अब देखिए अंग्रेज। अब समझिए थोड़ा सा अंग्रेज। जानते हैं हमको 2 दिन से नींद नहीं हो रहा है सही से। सोते हैं, समझे, सोते हैं लेकिन जो है बीच बीच में नींद खुल जाता है। रात में जानते हैं रात में ऐसा हो गया था कि प्यास इतना लग रहा था कि हम आपको क्या बताएं। रात में उठ करके आज तक हम जीवन में कभी भी सो गए तो फिर सीधा जो है सुबह ही उठते हैं, लेकिन रात में कम से कम 5 से 6 बार, हमको भी याद नहीं कितना बार उठे हैं, लेकिन 5 से 6 बार उठ के पानी पिए हैं, समझे। लगता है आजकल चिल्लाते थोड़ा ज्यादा है। पैसा ना है हॉर्लिक्स खरीदने का, दीजिए ना आप। तो ऐसा जो है एक ज्यादा जोर से बोलने और दूसरा गर्मी ज्यादा होने के कारण, ठीक है, गर्मी ज्यादा होने के कारण है, समझे। पानी खूब पीजिए आप लोग भी, समझे। तो अब समझिए, देखिए अंग्रेजों ने जो है अपने लाभ को लेकर हर कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। अंग्रेजों ने भारत में अपने लाभ को लेकर हर कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। अंग्रेजों के इस कदम से हम आपको यह बात समझाना चाहते हैं, आप हर वो काम कीजिए जो आपको लाभ पहुंचाए, जो आपको पढ़ने में लाभ पहुंचाए। लाभ तो बहुत कुछ पहुंचाता है, गलतों काम करने से लाभ होता है। लेकिन अभी आप छात्र हैं, छात्र का सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म पढ़ना होता है। तो आप हर वो काम कीजिए पढ़ाई को लेकर जिससे आपको लाभ हो, और जीवन में कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिए। कंफ्यूजन अगर है जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा, समझे। एक बार में डिसाइड कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कौन किताब पढ़ना है कौन किताब नहीं पढ़ना है, उतना ही लेकर उतना ही लक्ष्य बनाकर पढ़ते रहिए, और ज्यादा दायां बायां मत कीजिए, नहीं तो गए लटकले बेटा तो वही बात। कंफ्यूजन हुआ, आपका काम खत्म। हमारी ही बहुत सारी छात्रा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन में रहता है। दरोगा का तैयारी करे कि बीपीएससी का, मास्टर बने कि फटीचर बने, बहुत दिन से तैयारी कर रहा है। जब से कोचिंग खोले हैं तभी से तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लुसेंट पढ़े कि घटना चक्र, एसपीडी पढ़े कि परीक्षा बानी, क्रॉनिकल पढ़े कि दृष्टि, कुछ नहीं हुआ है उस सब का। लेकिन जिसको कह दिए फलना फलना पढ़िए, वो फलना फलना पढ़ा, 50 से 60 हजार वेतन उठा रहा है कम से कम, समझे।
तो जितना बोलते हैं उतना कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, दायां बायां ज्यादा मत कीजिए। घर पे बैठ के रूम में बंद होकर के जितना चिल्ला चिल्ला करके पढ़ सकते हैं पढ़िए। हमको ये चिल्लाने की आदत बचपने से हम बोल के पढ़े हैं, तो इसलिए अभी भी चिल्लाते हैं, चिल्लवाते हैं, क्योंकि इससे हमको फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा होगा। ठीक है। अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यिकीकरण किया। अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यिकीकरण किया। वाणिज्यिकीकरण किया अंग्रेजों ने। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, इसको समझिएगा आप। जैसे मान लिया जाए, आप इसको इस एग्जांपल पे समझिएगा। मान लिया जाए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे मान लिया जाए 5,000 रुपया लिए, 5,000 रुपया लिए और हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हमको लगा 5,000 रुपया में तो हमको लगता है 1 साल से ज्यादा इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमारे मन में आया कि क्यों ना इसको पढ़ाने के बदले, क्यों ना इसको पढ़ाने के बदले इसको पढ़ाना बंद कर दे, 5,000 रुपया में साल भर पढ़ाना बंद कर दे, बल्कि ऐसा कर दे कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पढ़ाए और पर मंथ 500 रुपया ले। तो जो 1 साल में 5,000 हम ले रहे थे, वो 1 साल में हम 6,000 लेंगे। अब 1 साल में 6,000 लेंगे, तो 1 साल में जो 5,000 ले रहे हैं 6,000 लेंगे, तो फायदा तो 6,000 लेने में न होगा जी। आए, यानी हम आपको 5,000 रुपया में पढ़ाना छोड़कर, 5,000 रुपया में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो 5,000 रुपया में हम आपको पढ़ाना छोड़कर, या एक बार में 5,000 रुपया में पढ़ा रहे हैं, तो एक बार में 5,000 रुपया में पढ़ाना छोड़कर मंथली 500 रुपया हम आपसे लेने लगे, तो उससे 12 पंचे 60, यानी 1,000 रुपया साल के अंतिम में हमको मुनाफा हो जाएगा। 5,000 की तुलना में होगा कि नहीं होगा? आए, होगा ना? इस बात को समझ रहे हैं? आए, इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो कृषि का वाणिज्यिकीकरण भी आप समझ जाइएगा। अब क्या होता है समझिए। कृषि के अंतर्गत गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया तथा अन्य फसल हो गए। भारत के किसान गेहूं, चावल, कपास, नील, तंबाकू, इस सब चीज का उत्पादन करता था। तो अंग्रेजों ने यह देखा कि हम व्यापारी हैं और अगर हम भारत में किसानों से गेहूं चावल उगवाते हैं तो उससे हमारे व्यापार को फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम ब्रिटिश भारतीयों से कपास उगवाते हैं, नील उगवाते हैं, तंबाकू उगवाते हैं, कॉफी उगवाते हैं, चाय उगवाते हैं, तो इस सब को उगवाने से जो है ना, हमको व्यापार में फायदा होगा, हमको व्यापार में फायदा होगा। तो अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर दबाव बनाया, कहा कि आपको गेहूं और चावल नहीं उगाना है, आप भूखे मरिए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे व्यापार में हमको फायदा हो, और हमारे व्यापार में हमको तब फायदा होगा जब आप कपास उगाइएगा, जब आप नील उगाइएगा, जब आप कॉफी उगाइएगा, जब आप तंबाकू उगाइएगा, जब आप चाय उगाइएगा।
तो अंग्रेजों ने भारतीय किसान पर दबाव बनाकर गेहूं चावल के उत्पादन को बंद करवाकर या कम करवाकर उसके स्थान पर तंबाकू, कपास, चाय, कॉफी, नील इस सब का खेती करवाया। इसी को कृषि का वाणिज्यिकीकरण कहा जाता है। मतलब वैसी कृषि परंपरा जिसके तहत उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिन वस्तुओं के उत्पादन से अंग्रेजों को व्यापारिक मुनाफा मिलेगा। अंग्रेजों को व्यापारिक मुनाफा मिले, समझे? हाँ, पूछा जाएगा कृषि का वाणिज्यिकीकरण का क्या अर्थ होता है, साम्राज्यवाद का क्या अर्थ होता है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है, इस सब चीज का अर्थ पूछा जाता है। तो समझाए हैं, समझ में आया? आए आज भी लेकिन नहीं समाप्त हो पाया। हमको लगा आज समाप्त कर देंगे। खैर कोई बात नहीं है, इतिहास समझ रहे हैं। देखिए आपको ये बात लग रहा है ना कि इतिहास सिर्फ रटने वाला है, हाँ? समझने वाला है ना जी? हाँ, समझे? चलिए, और सब मजे में। देखिए आपको जो है आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो हॉस्टल खुलेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो लाइब्रेरी खुलेगा। हॉस्टल में भी वही उसी को रखेंगे जो क्रीम होगा। लाइब्रेरी में भी सबको एंट्री थोड़े देंगे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार मेरा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है मेरा। जिधर हो उधर ज्ञान बिंदु ही हो, समझे? तो इसलिए पढ़िए। हॉस्टल और लाइब्रेरी में एंट्री उसी को मिलेगा। आप भ्रम में मत रहिए कि किसी को एंट्री दे देंगे, औका बोका को दे देंगे ना, एकदम ना, समझे? पढ़िए। और जो आप लोग इधर उधर करते हैं, जितना पढ़ाते हैं ना हम, और जितना होमवर्क देते हैं, और जितना कहते हैं करने के लिए, जो टेस्ट लेते हैं 8 से 10, जो 12 से 2 और 7 से 9 टेस्ट होता है, जितना कहते हैं उतना कीजिए। जितना कहते हैं उतना करवा करके लोग को टॉप करवा दिए। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना है। बहुत विद्यार्थी हमारा ही यहां पर भी पढ़ता है, इधर उधर भी भटकता है। तो हमको इससे कोई दिक्कत ना है, इससे दिक्कत आपको है। आप 72 जगह जाइएगा, 72 को दिमाग मिलेगा, अब 72 को काम कीजिएगा, ना घर के रहिएगा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बन जाइएगा। तो इसलिए एक नाव पे चलिए, 2 नाव पे पैर रखिएगा, डूबने का चांस है। एक नाव पे रहिएगा, पार हो जाइएगा, समझे? बात समझ में आ रहा है? हाँ, और सब मजा में। कल शनिवार है, आपका टेस्ट है। और अब जानते हैं शनिवार वाला जो टेस्ट होता है, वे सभी विद्यार्थी जो पहले ऑफलाइन पढ़ते थे लेकिन किसी भी कारणवश पटना में रहते हुए भी ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन ऐड करवा लिया, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, छात्र हो या छात्रा, उसको शनिवार वाले टेस्ट में भाग लेने नहीं देंगे। समझ गए? हमको सब पता रहता है, वो हम पता कर लेंगे। क्लास आएंगे हम उठा के भगा देंगे। 10 को भगाएंगे ना, बोर फील होगा ना, अपने नहीं आएगा, या क्लास आने लगेगा। अरे नजर मेरा बड़ी तेज है, आप गंगा उपारो चले जाइएगा ना, आपको ढूंढ के ले आएंगे। होमवर्क दीजिए। क्या था? 2 नंबर पूरा ना? याद करके आए हैं? पक्का?
खड़ा हो। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं? हैं? ना, गलत है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहां है? पढ़ भी नहीं करते हैं, पता नहीं ना, बच गया, बैठ जाइए। कोलकाता कहां है? सामाजिक वानिकी क्या है, थोड़ा समझाइए हमको। इसमें सब चीज लिखा हुआ है। खड़ा रहिए, नहीं समझिए, नहीं समझाइएगा तो खड़ा हो जाइए। लड़की खड़ा हो जाइए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां है? है? बैठ जाइए। लड़की, खड़ा हो जाइए। आगे, पीछे वाली बैठिए, आगे वाली। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता? सम्मोहन। बैठ जाइए। खड़ा होइए। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन, किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। खड़ा रहिए। चलिए उधर चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। बताइए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2। बैठ जाइए। उधर रेड टोपी वाले खड़ा हो जाइए। हाँ। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत? भारतीय रिजर्व बैंक। खड़ा रहिए आप। व्हाइट टोपी खड़ा हो जाइए। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। खड़ा हो जाइए। इधर खड़ा हो जाइए। बैठ जाइए आप। पिट्यूटरी बोले हैं? ईमानदारी से अगर बोले हैं तो बैठ जाइए, नहीं बोले हैं तो खड़ा रहिए। बोले हैं तो बैठ जाइए। योजना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। कौन सूची? आप बोले हैं? नहीं बोले हैं? बोले हैं? बैठ जाइए। चलिए इससे आगे अगला होमवर्क सुनिए। बैठ जाइए अब जो खड़ा है। अगला होमवर्क सुनिए, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पूरा और कुछ नहीं। पेज नंबर 51 पूरा और कुछ नहीं। ऑनलाइन वाले का भी थोड़ा सोचिएगा सर, आप पढ़िए। सब चीज तो आप लोग को भी देते ही है, कुछ भी ऐसा है जो नहीं देते हैं? बताइए। पेज नंबर 51 पूरा याद करके आना है, ठीक है? लीजिए। हाँ, घटना चक्र में क्या था होमवर्क? ईरानी आक्रमण। अगला होमवर्क सुनिए, मौर्य साम्राज्य पूरा। हाँ, मौर्य साम्राज्य पूरा चैप्टर नंबर 9। इससे मौर्य साम्राज्य पूरा चैप्टर नंबर 9। चलिए, लड़की खड़ा हो जाइए। हाँ, आगे वाली बैठी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में कौन वंश का शासन? नंद वंश। बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए। हाँ, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मस्क। कौन? मस्क। आप नहीं बोले, हम ही बोले हैं। आंसर भी बोले हैं। बैठ जाइए। इधर टोपी वाला खड़ा हो जाइए। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। पुरु या पोरस ना? बैठ जाइए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित? बिंबी। नंद वंश के पश्चात मगध में कौन वंश? मौर्य वंश ना? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ?
शिशु, शिशु, अ परोप परशुराम के नाम से कौन जाना जाता? महापदम मगध की राजधानी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी ईस्वी पूर्व में? 6ठी शताब्दी ईस्वी। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी? किसने? भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन धातु के बने होते थे? अगला होमवर्क मिल गया। विक्रम जी 100 देंगे, क्या कीजिएगा? आप इधर उधर कीजिएगा, इधर उधर आप ना करें, इसलिए ज्यादा होमवर्क देते हैं ताकि घर पे बैठ के पढ़े। जो मेरा बात मानेगा हम लिख के दे सकते हैं, दुनिया का कोई ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकता है। जो मेरा एक भी बात नहीं मानेगा, दुनिया का कोई ताकत उसको सफल भी नहीं होने देगा। समझिएगा, दोनों बात है। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए कैसे देह तान रही है, लगता है तो ये 9 बजे से बक रहे हैं हम, थक गई है ही। हॉस्टल का होमवर्क सेम नहीं होगा, हॉस्टल का होमवर्क अलग होगा। हॉस्टल में सब चीज अलग होता है, अलग तरीका से हॉस्टल में करते हैं। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, दनदनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। शिल्पी राजवंशी, आप लोग से भी पूछा जाता है, जवाब दीजिए। कल टेस्ट है, अपना टेस्ट में आइए, शामिल होइए। धन्यवाद।